नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पंकज सोम और आपका बहुत बहुत स्वागत एग्ज़ाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, पिछले कई दिन से लगातार आप चैनल पे शॉर्ट्स तो देख ही रहे हैं। लगातार शॉर्ट्स मेरे भी आ रहे हैं, अंकुश सर के भी आ रहे हैं और आजकल में पवन सर के भी शॉर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको एक मैसेज में जो मैंने अपने ऑफिस से शूट किया था, मैंने आपको कहा कि कई बार हमने कहा कि हम चीज़ों को करेंगे लेकिन हम चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं। पर इस बार आप लोगों के प्यार, जिस तरह से आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है कि कल से आपको डेली करंट अफेयर्स की एक क्लास, जो बेस्ट करंट अफेयर्स है, वो आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम यात्री जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, ये आपको हर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ये आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, ये आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। और पूरी कोशिश यही है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है वो आपको दिया जाए, टॉप से टॉप कंटेंट आपके पास पहुंचाया जाए। हम अपनी तरफ से 100% देंगे और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम यात्री, चूँकि आप भी जब हमसे पढ़ोगे तो आप भी एक हमारा परिवार बन जाओगे, और जब आप हमारा परिवार बन जाओगे तो हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर आपको कंटेंट में दम लगता है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो दमदार है, तो इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, उन पढ़ने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, चूँकि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है, तो सनातन की इस परंपरा को निभाते हुए आज की क्लास की शुरुआत भी एक छोटी सी पूजा से मैंने रखी है, ताकि हम, क्योंकि विद्या हमारे लिए एक देवी है और हम सांकेतिक रूप में ही पूजा करते हैं अपने भगवान की, तो उसी वजह से हमने ये पूजा रखी है। तो छोटी सी एक पूजा और उसके बाद क्लास का शुभारंभ करूंगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर्स। तो मैं चाहूँगा कि अंकुश सर आ जाएं थाल लेके, और मैं भी जूते उतार देता हूँ क्योंकि ये हमारी परंपरा है। हमारी पूरी कोशिश यही है, हमारी पूरी टीम की, चाहे उसमें मैं हूँ, पवन सर हैं, अंकुश सर हैं, मदन सर हैं, या बाकी और लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की, किसी भी संस्थान का बड़ा या छोटा उसके साथ काम करने वाले लोगों से डिसाइड होता है। प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि एक छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से मेरा मतलब क्या है कि जिसकी भूमिका छोटी होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम भगवान को, श्री गणेश जी को, सरस्वती मैया को याद कर रहे हैं और हम छोटी सी एक पूजा जो है आज कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि भगवान हम सब पर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाकर रखें और आप लोगों को सद्बुद्धि दें, हमें भी सद्बुद्धि दें, ताकि हम लोग जो हैं बहुत अच्छे से आपके साथ जुड़े रहें, इस काम को करते रहें। और आप लोग स्वीकार करें, कैमरे के माध्यम से ही मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेज रहा हूं। और अब हम क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं और पूरी उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इस चैनल को पूरा प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे और हमें गाइड भी करते रहेंगे, और समय समय पे हम अपने सजेशन भी देते रहेंगे कमेंट करके कि सर या भैया जो आप कहना चाहें कि ये चेंज आप कर लीजिए, तो हम ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास आप लोगों के साथ। बस 10 सेकंड दीजिए ताकि मैं जूते पहन सकूँ। प्यारे बच्चों, जो मेरा करंट पढ़ाने का तरीका होगा, मेरे उस करंट के तरीकों को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो केवल वो करंट नहीं है। मैं हमेशा अपने ऑफलाइन बैच में भी जब जीएस पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ बच्चों को कि जिस समय आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, उस समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका रजिस्टर पेन आपके साथ हो, क्योंकि एक क्वेश्चन की तैयारी में मैं आपको इतनी तैयारी कराऊंगा, इतनी तैयारी करा दूंगा। और एक बात जरूर ध्यान रखेगा, जैसे आप मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैं किसी वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको, चाहे अगर रोज उसका नाम आ रहा है, तो मैं डेली उसकी जो बेसिक बातें हैं, यूपी की कैपिटल, ठीक है, आपका यूपी का, एक बार सही करना सर, टिल्ट हो गया, यूपी का कैपिटल है ना, राजकीय पक्षी क्या है, उसका स्टेट एनिमल क्या है, उसकी जुडिशरी क्या है, उसकी सब कुछ मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन इरिटेट आपको नहीं होना, डेली जी तोड़ प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार भी नाम आए उतनी बार ही बोलना है और उतनी बार ही आपको तैयारी करनी है। तो हियर वी गो,
द फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इस पीडीएफ की भी एक खास बात सुन लीजिए, इस पीडीएफ में क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में दिए गए हैं, यानी जो क्वेश्चन है वो हिंदी में भी है और जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश फॉर्मेट में भी है। ये पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, एग्जाम यात्री पे आपको मिल जाएगी। देखिए जिस समय मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो इसमें किसी सेक्शन को ऐसे डिवाइड मत कीजिए कि किस एग्जाम के लिए, हिंदुस्तान के जितने एग्जाम हैं, मैंने लिखा भी है हिंदुस्तान के सभी एग्जाम के लिए, जितने हिंदुस्तान में एग्जाम होते हैं हर एग्जाम में यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। इस पीडीएफ में मैंने 6-7 पहले कीवर्ड्स रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उन्हें आप पढ़िए और उसके बाद मैंने इसमें क्वेश्चन सीरीज को लिया है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सेक्शन। देखिए इस सेक्शन में जो हमने चीजें रखी हैं, जैसे विनय मोहन कात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इस तरह की ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, देख लीजिए लगभग, और यहां से फिर मैं आपको बताना पढ़ाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हाल ही में पतौन गटार्न सिनवात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? अभी देखिए आप पिटारे में आपके लिए क्या क्या है ना। तो हाल ही में जो पतौन गटार्न सिनवात्रा, अगर आपने ये नाम सुना होगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम से पता लग गया होगा कि ये कहां का है, लेकिन नाम चूंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा थाईलैंड। लेकिन हमने क्या किया है, सपोज करिए कि आप यहां आंसर दे दिया आपने, लेकिन अगली ही स्लाइड में हमने क्या किया है, आपको पूरी जानकारी दी है, और ये जानकारी भी हमने दोनों लैंग्वेज में दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात भी आपको बेहद पसंद आएगी। थाईलैंड की संसद ने पूर्व नेता थाकसिन सिनवात्रा की सबसे छोटी बेटी पतौन गतान सिनवात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। कि इनकी एज कितनी है? इनकी एज केवल 37 ईयर्स है, ठीक है, और ये नवांगतुक सत्तारूढ़ फेव थाई पार्टी की नेता हैं। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक की बनी है, ठीक है। और श्रीथा थेविसन को 1 साल से भी कम समय का उनका समय हुआ था, उनको उस पद से हटा दिया गया है, ठीक है। उन पे आरोप क्या लगा कि उन्होंने ब्राइब ली, उन्होंने रिश्वतखोरी की, इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया गया है। तो पहले क्वेश्चन का पतौन गटार्न सिनवात्रा जो है वो थाईलैंड की जो है बनी है क्या प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड हमारा जो है सबसे पड़ोसी, पानी में हम कह सकते हैं थाईलैंड हमारा पड़ोसी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये आपको याद रखना ही है। और थाईलैंड की जो करेंसी है, थाईलैंड की करेंसी है बात, ठीक है। हमारे यहां तो अगर ऐसी स्थिति है कि अगर आदमी कह दे कि थाईलैंड जा रहा है तो पता नहीं ऐसी इमेज थाईलैंड की बनी हुई है कि आदमी पता नहीं क्या क्या सोचता है कि क्यों जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे एक और सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंडिया के संबंध में अगर मुझे बताना हो तो इंडिया के संबंध में मैं कहूंगा श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे यहां पर प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब यहां पर आप जान लीजिए दुनिया में किस देश में है सबसे पहले प्रधानमंत्री। जी हां, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में श्रीमावो भंडार नाइके, क्या कहा मेरे बच्चों मैंने? श्रीमावो भंडार नाइके दुनिया की पहली महिला है। 1960 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी श्रीलंका की। ये दुनिया की पहली किसी देश में बनने वाली महिला प्रधानमंत्री हैं जो श्रीलंका में बनी, श्रीमावो भंडार नाइके। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यहां पे पता लग गया कि श्रीमावो जो भंडार नाइका हैं वो श्रीलंका की क्या बनी? पहली दुनिया में प्रधानमंत्री बनी। लेकिन यहां पे मेरा क्वेश्चन एक आपसे और है, एक नाम मैं आपको और बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, और वो नाम क्या है? वो नाम है मेरिया एस्टेलो पैरोन। मैरिया एस्टेलो पैरोन जो है वो बेल्जियम में, अर्जेंटीना में 1974 में राष्ट्रपति बनी है।
कई नाम आते हैं, लेकिन अगर कार्यकाल के हिसाब से देखेंगे हम तो मिसेस पैरोन किसी भी देश में बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और अर्जेंटीना वहां का एक देश है। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स यहाँ पे राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन में इंडोनेशिया था, राजधानी क्या है? जकार्ता है। दुनिया का सबसे ज्यादा स्पाइसेस मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की एयरलाइंस का नाम जल है, करेक्ट है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, यहां पे रुपया चलता है करेंसी के रूप में। वियतनाम की राजधानी है हनोई, शायद यहां पे डोंग करेंसी यहां पे चलती है, जो मुझे पता है। उसके बाद इजिप्ट अफ्रीकन महाद्वीप का देश है, राजधानी है कैरो और हिंदी में लिखते हैं काहिरा। और यहां पर जो करेंसी है, यहां पर जो करेंसी है वो करेंसी है इजिप्टियन डॉलर। क्या करेंसी है यहां पर? इजिप्टियन डॉलर। यहां पे आपने मिस्र के बारे में जैसे आप पढ़ोगे, एक सवाल बहुत एग्जामिनर पूछता है, और वो सवाल क्या पूछता है एग्जामिनर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो सवाल एग्जामिनर ये पूछता है कि मिस्र का वरदान है, नील नदी का वरदान क्या है? नील नदी का वरदान क्या है? तो जो नील नदी का वरदान है वो है इजिप्ट, वो है मिस्र। क्योंकि अगर ये नहीं होता, अगर नील नदी नहीं होती, है ना, इसमें भी एक बात जरूर ध्यान रखना, इसमें भी व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप बताना ये ड्रेन कहां होती है, जो नील नदी है वो कहां गिरती है, और इसकी ओरिजिनेशन जो है वो किस किस तरीके से हुई है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। अब आपको इसमें ध्यान देकर आगे पढ़ना है कि अगला क्वेश्चन इसमें क्या आता है। देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू की है? यानी रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द युवा उद्यम विकास अभियान योजना? जल्दी से दिमाग लगाइए, चारों ऑप्शन पढ़िए। क्या उत्तर प्रदेश आंसर है, क्या बिहार आंसर है, क्या राजस्थान आंसर है, या मध्य प्रदेश आंसर है? तो मुझे जो इसका आंसर लग रहा है, मुझे इसका आंसर लग रहा है ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। आइए जरा आंसर पे आते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा अगस्त 2024 को राज्य की राजधानी लखनऊ में 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर की गई है। ठीक है, क्या सरकार का पर्पज क्या है इसको घोषित करने का? 10 लाख नए एमएसएमई, है ना, जो सूक्ष्म उद्योग है उसमें 10 लाख से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश सरकार कर रही है। अगर इसको शॉर्ट आउट कर लें फटाफट, राजधानी है लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। लेकिन यहां मैं आपको इनके हाई कोर्ट्स बताना चाहता हूं। मेरा मन है कि आप इनके हाई कोर्ट्स, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, चारों ऑप्शन ऐसे फंसे हैं कि चारों का हाई कोर्ट उनकी राजधानी में नहीं है। नहीं, बिहार का है, बिहार का है भाई, देखो, है ना भाई, गलती माफ करना। उत्तर प्रदेश का कहां है? प्रयागराज, लखनऊ में नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है, लखनऊ में उसकी शाखा है, बेंच जिसे कहते हैं, उसकी बेंच है, खंडपीठ है। बिहार का पटना में है हाई कोर्ट, राजस्थान का जोधपुर में है हाई कोर्ट। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। अगर हाई कोर्ट का, यहीं से एक और सवाल बताने का मन है, अगर हाई कोर्ट का आर्टिकल आपसे एग्जामिनर पूछ ले कौन से आर्टिकल में है, तो 214 में है। और इन दोनों को उल्टा कर दो जरा, 124 करके लिख दो, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा मेरे लाडले और लाडलियो। समझेंगे इस बात को, ध्यान से फिर से ध्यान दीजिएगा। क्लियर होगी यहां तक बात? कोई दिक्कत यहां तक लग रही है? नहीं लग रही है? चलिए ठीक है, तो यहां से अब हम आगे क्या पढ़ सकते हैं, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लेना इनके डांसेस
कि यहां पर कौन कौन से डांसेस इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपसे एग्जामिनर यहां से जरूर सवाल पूछेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी मोहब्बत के साथ पढ़ रहे होंगे और इसका जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, हाल ही में किसे पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में भारतीय दल का ध्वज वाहक नियुक्त किया गया है? देखिए, मैं ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं, पूरी जानकारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं उसमें आपको दूंगा बहुत जल्दी, अगले हफ्ते तक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, कि पैरा ओलंपिक में ध्वज वाहक, देखिए एक सेरेमनी होती है, एक परंपरा है कि जब हमारे खिलाड़ी वहां पहुंचते हैं, जिस दिन ओलंपिक का रंगारंग शुभारंभ होता है, तो हमारे यहाँ अपने देश का झंडा लेके चलने की एक परंपरा होती है। ठीक है, जैसा भी आपने उसमें भी देखा होगा, पेरिस समर ओलंपिक में भी, है ना। चलो वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो आपने वहां पे शरद कमल, वहां पे आपने किसको देखा होगा? वहां पे आपने शरद कमल और पीवी संधू को देखा होगा। इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों ने देश का झंडा जो है वहां ऊंचा रखा। यानी पेरिस समर ओलंपिक में जो भारतीय दल के ध्वज वाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में, वो शरद कमल और पीवी संधू थे। लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में, प्यारे बच्चों, क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर, जी हां सनसनी सर, थोड़ा सा पानी दे दो, मनु भाकर और इसके साथ में श्रीजेश, जो भारतीय हॉकी टीम के क्या थे, गोलची थे, जिन्होंने रिटायरमेंट की भी तुरंत घोषणा कर दी। और हॉकी में हमने ब्रॉन्ज जीता इस बार, और यहां पर मनु भाकर ने 2 मेडल लिए। तो ये क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है जो पेरिस पैरा ओलंपिक हो रहे हैं अब, शायद अगर मैं आज जिस समय इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारा भारतीय दल रवाना हो चुका है पेरिस पैरा ओलंपिक। हो सकता है कुछ मेरे छोटे लाडले लाडलियों को ना पता हो कि पैरा ओलंपिक, जो हमारे खिलाड़ी फिजिकली चैलेंज होते हैं, वो भाग लेने जाते हैं बच्चों। फिजिकली चैलेंज का मतलब क्या है कि वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को उसमें भाग दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए पैरा ओलंपिक होता है। एक काम और करना है सर, कल या परसों में जितने जल्दी पॉसिबल हो, एक एसी इस बोर्ड को हटवा के इधर लगवाना है। हाँ, नहीं एसी की जरूरत है, एसी तो चल ही रहा है, एक तो चल ही रहा है, पर उसे वहाँ चलाने से फ़ायदा नहीं। एसी हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उसे यहाँ लगवा लेंगे। जब हम पढ़ा रहे होंगे तो उसे यूज़ कर लिया करेंगे हम। एसी हमारे पास एक्स्ट्रा है ना। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे तो पता नहीं कितनी रात पसीनों में बहानी है तुम लोगों के लिए। अब हौसला जब कर लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल है देखना कद आसमान का। तो फिर तो अब तो पता नहीं बेटे क्या क्या होएगा। तो अब पैरा ओलंपिक समझ में आ गया आपको क्या है। देखिए, पैरा ओलंपिक के बारे में मैं आपको एक बात यहां पे बता देता हूं। पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई 1960 रोम ओलंपिक के बाद, समर ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक शुरू हुए। और इसके बाद 1968 में तेल अवीव ओलंपिक में, तेल अवीव इजराइल का शहर, तेल अवीव ओलंपिक में इंडिया ने पहली बार पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और जब से हम लगातार करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने है, इसका क्वेश्चन का आंसर दोनों है। भाग्यश्री जाधव जो हमारी शॉर्टपुट की शानदार खिलाड़ी है, जो शॉर्टपुट की हमारी शानदार खिलाड़ी है, और सुमित अंतिल जो जैवलिन में, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी, पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये हमारे दोनों खिलाड़ी जो हैं पैरा ओलंपिक के इस बार के ध्वजवाहक होंगे। और बच्चों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इसके ऊपर एक पूरी बहुत शानदार वीडियो आने वाली है। बस आप वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। ये इसका बच्चों पूरा डिटेल है, ये इसका पूरा डिटेल है, इसे सुन लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सॉरी। और इसके बाद ये देखिए, ये कितना शानदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई आप लोगों के लिए। 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में, 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने हाल ही में कितने पदक जीते हैं? हो सकता है कि ये बहुत नई बात हो आपके लिए। इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड, ये आपके लिए बहुत एक नई बात हो सकती है। लेकिन यहां पे
आपको बहुत हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले आंसर पे आ जाइए, 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य, यानी 3 और 2 5 और 3 8। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो गया, यहां पे हमारा आंसर हो गया 8। ये क्या कर रहा है इन बच्चों ने जाके, देखिए ये जो 17वां ओलंपियाड है ये चाइना में हुआ, ठीक है। 17वां कहां पे हुआ, ये चाइना में हुआ। और जब ये चाइना में हुआ तो यहां पर 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 3 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ठीक है। वो किस किस बात पे बात करते हैं, अर्थ की नेचर को समझते हैं, पृथ्वी का जो अर्थ का सिस्टम है उसको समझते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टीम फील्ड की एक इवेंट था, उसमें इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और कहां से बच्चे थे, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इस समय हमारे अर्थ साइंसेज जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी अर्थ साइंस है इस समय, उसके जो हेड हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय। और मैं आपको बता दूं हमारे यहां भी मैसूर कर्नाटक में, क्या कह रहा हूं बच्चों में, मैसूर कर्नाटक में ओलंपियाड हो चुका। शायद कनाडा में 2003 में पहली बार ओलंपियाड जो है ये शुरू हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए बन सकता है। नया सवाल आपके सामने आ गया है, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बहुत बड़ी पोस्ट होती है बच्चों, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अजीत डोभाल तो आपको पता ही है हमारे एनएसए हैं इस समय। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, राजेश कुमार सिंह इसका राइट आंसर है। लेट्स हैव एन एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव और विवेक जोशी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण सचिव, ठीक है, समझ आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव नोटेबल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ राजेश कुमार सिंह एज डिफेंस सेक्रेटरी एंड विवेक जोशी पर्सनल एंड ट्रेनिंग सेक्रेटरी, ठीक है। ये दोनों ही हमारे आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने बहुत शानदार जो है वो काम किया है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत ने हाल ही में किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है, ठीक है। देखिए जापान की कंपनी का नाम जो स्टील बनाती है निपॉन है, निपॉन स्टील है, ठीक है। रसिया का बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो नंबर आता है वियतनाम का। तो इसका राइट आंसर क्या है, वियतनाम है, ठीक है। ये देखिए पहले मैं आपको बता दूं, स्टील प्रोड्यूसर लार्जेस्ट, स्टील प्रोड्यूसर लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये व्यक्ति हैं। इन व्यक्ति का नाम क्या है, इन व्यक्ति का नाम है सॉरी इस देश का नाम है चाइना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन कौन कर रहा है, भारत का कुछ बड़ा बता देता हूं, ध्यान से समझिए मेरी बात। तो भारत में टाटा स्टील, टाटा स्टील जो है वो भारत में काम करती है सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में। JSW भी एक कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी कहूंगा मैं, लेकिन सरकारी फील्ड में हमारी महारत्ना कंपनी है सेल, शायद 1954 में बनी है, ईयर चेक कर लेना एक बार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्ना कंपनी है। देखिए ये कंपनी जो महारत्ना होती है, किसी दिन इस पे भी वीडियो बनेगा। महारत्ना 3 तरह की सरकारी कंपनियों को, केवल गवर्नमेंट यानी PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, केवल उनको ये राइट मिलता है क्या क्या करने का, उनको मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना बनाया जाता है। उन कंपनियों को ये मिलती हैं चीजें। तो सेल हमारे यहां पे ये कंपनी है, ठीक है। तो देखिए भारत ने वियतनाम से हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के आयात में डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। क्या जांच शुरू करी है, डंपिंग रोधी जांच शुरू करी है। इसमें गैर मिश्र धातु यानी नॉन अलॉय और अलॉय दोनों किस्में शामिल हैं। व्यापार उपचार महानिदेशक DGTR के नेतृत्व में यह जांच घरेलू उत्पादों JSW, जी हां देखिए JSW जो है वो एक कंपनी है और आर्सेलर मित्तल, JSW भारतीय कंपनी है, आर्सेलर मित्तल जो है वो लग्जमबर्ग की कंपनी है, यूरोपियन देश है लग्जमबर्ग। मित्तल जो इसमें नाम आ रहा है ये भी मैं आपको जानकारी देता हूं, इसमें लक्ष्मी निवास मित्तल जो स्टील किंग ऑफ इंडिया कहलाते हैं, भारतवंशी हैं, ये भारतीय मूल के हैं, इनकी कंपनी है ये मित्तल। ये
दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है आर्सेलरमित्तल। ठीक है, तो स्टील में दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? स्टील में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारा पड़ोसी देश चाइना। हमारा तो क्या ही है। भारत ने हाल ही में किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? ठीक है, तो केनिया यहां पे ऑप्शन है जिसकी राजधानी है नैरोबी, थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक, बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका, ठीक है, और सीरिया जिसकी राजधानी है दमास्कस। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, क्योंकि सीरिया के हालात बहुत बुरे हैं, मैं आपको बता दूं अत्यंत बुरे हैं, तो ये देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन काम सरकारों को करना पड़ता है, तो हम सक्षम है दवाइयों के मामले में, तो इसलिए हमने उनको भेजी है। अब ये मत कहना कि हमें मिल रही है नहीं मिल रही है ना, लेकिन हमें ये ह्यूमैनिटेरियन काम करना ही भाई पड़ता है। ओ ये बेहतरीन क्वेश्चन भाई, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो इस समय बोर्ड पे आपके सामने है, ये सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हाल ही में कौन एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। एक बात इसमें एडिशनल जानकारी दूंगा जो आप लोग भी इसे सर्च करना। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है वो कैंपागोडा है। कैंपागोडा का नाम बेंगलुरु, पहले क्या था? बेंगलुरु इंटरनेशनल था इसका नाम। क्या था इसका नाम? बेंगलुरु इंटरनेशनल था भाई इसका नाम पहले। ठीक है, जब इसका नाम बेंगलुरु इंटरनेशनल था तो अब क्यों पढ़ा रहे हो आप इसे? तो इसे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं अब क्योंकि इसे लेवल 5, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन इमिटिंग जीरो कर देता है, यानी इन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से कार्बन शून्य उत्सर्जित हो रहा है, लेकिन यह दर्जा पहले आईजीआई को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा होना चाहिए यहां पे, ना कि ये पहला होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि न्यू दिल्ली में है, इसको भी ये सर्टिफिकेट लेवल 5 मिल चुका है। तो इसे मेरे सारे लाडले और लाडलियां जो हैं थोड़ा सर्च करेंगे और मोहब्बत के साथ आगे पढ़ेंगे, लेकिन सवाल बढ़िया है। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ये तो बहुत ही शानदार चीज है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत शानदार चीज है। आइए जरा, हाल ही में 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन यानी CSO वेयर हैज द 28th सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड रिसेंटली? तो उसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका की राजधानी है, आप सबको पता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नई दिल्ली में देखिए 11 जिले हैं, आपको बता दूं मैं, जो दिल्ली है उसमें 11 जिले हैं और उन 11 जिलों में एक जिला नई दिल्ली है। मैं इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि दिल्ली NCR का क्या मतलब है ना, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो नई दिल्ली जो है वो दिल्ली की राजधानी है, शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, पर इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। मैं यहां पे एक बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ध्यान से आपको सुनिए। भारत में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको कहा जाता है? तो भारत में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है यहां पे PC महालनोबिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? PC महालनोबिस। 29 जून को ये पैदा हुए थे, इसलिए भारत में 29 जून जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स PC महालनोबिस, इन्हीं की जो बर्थ, जिस दिन का जन्म हुआ था 29 जून, उसे ही भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। देखिए ये बहुत जरूरी काम है। अगर हमारे पास सोचिए डेटा ही ना हो तो हम कैसे अपना डेवलपमेंट, क्या हम टारगेट बना सकते हैं, कैसे हम चीजों को कर सकते हैं? ठीक है, ये इसे पढ़िएगा आप। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान का, सबसे पहले आ जाइए जरा, यूनाइटेड नेशन कमांड, छोड़ दीजिए आंसर क्या है, पहले ये जानना आपको बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन कमांड की स्थापना हुई 1950 में भाई, 1950 में बना। 17 देश इसमें ऑलरेडी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, भारत नहीं है इसमें, भारत नहीं है इसमें। ये UNC बेस कहां है? ये साउथ कोरिया में बेस्ड है।
ऑपरेट कौन करता है? सबसे बड़ा ऑपरेशनल काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कमांड, यूनाइटेड नेशन का ही एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ कोरिया में बेस्ड है। और ये साउथ कोरिया में बेस करने का रीजन शायद कोरियन वॉर ही होगा, जो 1950 से लेकर 1953 में चला। जानकारी के तहत आपको बता दूं, जो कोरिया है, कोरिया जो है वो एक कॉलोनी थी जापान की, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हालत हो गई बहुत खराब, तो फिर कोरिया को दो भागों में बांटा गया। बेसिकली हुआ क्या, कोरिया के ऊपर एक कोल्ड वॉर के तहत दिक्कत हुई, साउथ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए आ गए यूएसए, कोरिया के साउथ वाले हिस्से को सपोर्ट करने के लिए आ गए यूएसए और इसके अलायंस, और जो नॉर्थ कोरिया, जो नॉर्थ हिस्सा था, उसको सपोर्ट करने के लिए आ गए चाइना और रसिया। तो प्योंगयांग में शायद ये जो अब नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, इनके शायद ग्रैंडफादर, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और कहा ये पूरा का पूरा मेरा है। और तब कोरियन वॉर की शुरुआत हुई, 3 साल तक कोरियन वॉर लड़ा गया और इस तरह से वहां पे चीजें बटी रही। तो इसमें जो 18वां देश बना है वो बना है बच्चों जर्मनी। जर्मनी यूनाइटेड नेशन कमांड का 18वां देश बना है और ये इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडियन शायद ह्यूमैनिटेरियन टीम में हिस्सा है उसका, 5 देश हैं उसमें, लेकिन जर्मनी इसमें 18वां देश बना है। चलिए, तो जापान की राजधानी आपको पता ही है, जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और ये तीनों जो है एशिया के कंट्री हैं और ये अकेला यूरोप का कंट्री है। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पॉन है जापान का पुराना नाम, और मलेशिया का पुराना नाम मलाया है, मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। और ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को इकट्ठा कर दिया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बिस्मार्क। मैंने कहा ना, ऐसा माहौल बन जाएगा पढ़ने के लिए, इतना सब कुछ हो जाएगा कि आप कहोगे क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। पहले जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बटा हुआ था, इसको एक करने वाला जो व्यक्ति था, यूनिफाइड करने वाला जो व्यक्ति था, वो बिस्मार्क था। इसलिए एग्जाम में सवाल पूछता है, भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? बताइए, लगाइए दिमाग। तो भारत का जो बिस्मार्क है वो कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक किया। जब इसमें बहुत सारी रियासत आदि समेत थी, तो जब ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो इसलिए भारत का बिस्मार्क पटेल साहब को हम कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जैसे अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसे बोलते हैं 38 पैरेलल। क्या बोलते हैं उसको? 38वीं समानांतर रेखा जो ग्लोब पे खींची गई है, उसे ही दोनों के बीच में बॉर्डर मान लिया गया है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और जहां तक मेरी दृष्टि जाती है और जहां तक मुझे समझ में आता है, सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है जिसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के नोएडा में लगा है। उत्तर प्रदेश के तहसील गौतम बुद्ध नगर की तहसील नोएडा में लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी? रिसेंटली इन विच सिटी वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन विमेन लीडरशिप? देखिए, आपने कई बार सुना होगा प्रधानपति। यहां इस मतलब ये तो आप मानते हैं कि अभी भी गांव क्षेत्र देहात में स्थिति है कि अगर महिला प्रधान है तो वो बेसिकली अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही होगी। बहुत ही शानदार वेब सीरीज आई थी पंचायत, हम सब ने अमेजोन प्राइम पे देखी है। आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, उससे आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये नई दिल्ली में है ना। पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड किरण बेदी ने यहां पे महिलाओं को बताया कि आप किस तरीके से आप अपने डिसीजंस मेकिंग आप खुद कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो काम हुआ, ये हुआ पंचायतों का कार्यशाला जो हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ। ये कीट कर लीजिए इसको। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द नेशनल कीट मॉनिटरिंग सिस्टम? किसान के लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है? अपनी फसलों को बचाना। अगर किसान अपनी फसल को बचा लेगा तो उसको 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। इस देश का रईस से रईस आदमी भी खाता रोटी ही है।
दुनिया का हर व्यक्ति खा के अन्न ही सोता है ना, और जब सुबह उठता है तो अन्न ही उसका पेट मांगता है। लेकिन वो अन्न पैदा करने वाला कौन है? वो किसान है। तो उसकी फसलों का बचना बहुत जरूरी है। इसलिए वर्तमान हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कृषि कल्याण मंत्रालय के हेड शिवराज सिंह चौहान, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मध्य प्रदेश हैं, और इन्हें वहां प्यार से क्या कहते हैं? इन्हें वहां प्यार से मामा कहते हैं। लाडली बहना जैसी योजना भी इन्होंने वहां पर चलाई थी, जो अभी भी चली हुई है। तो इन्होंने जो है ये यहाँ पे ये सिस्टम जो है नेशनल कीट मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्होंने लॉन्च किया है। तो बहुत शानदार शानदार सवाल आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आनंद महिंद्रा, कौन है आनंद महिंद्रा? बहुत चर्चाओं में रहते हैं, आप बहुत इनको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक्टिव देखेंगे। तो आनंद महिंद्रा को यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कहां है? ये सबसे पहले जवाब, मेरा जवाब तो तेलंगाना है। लेट्स चेक। ओ अरे भाई, ये तो तेलंगाना में ही है ना? तो यहां पे क्या है? तेलंगाना, ये यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है। और किसने बनाई है? ये तेलंगाना सरकार ने। यहां का प्रेसिडेंट जो है वो तेलंगाना ने, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है आनंद महिंद्रा जी से कि प्लीज आप आइए और आप इसके प्रेसिडेंट बनिए, क्योंकि आप अगर यहां पे इनोवेटिव चीजें बताएंगे तो जो हमारे देश का युवा है वो बहुत कुछ नया सीख जाएगा। युवा को सिखाने के लिए सब तैयार है। कौन है ऐसा जो युवा को नहीं सिखाना चाहता? हमारा युवा क्यों तैयार नहीं है? निकलो इस दुनिया से। कभी सोचना, कभी बैठ के सोचना कितना समय लग जाता है यूं करने में। अगर यूं करते रहे ना, यूं करते रहे तो यूं नहीं कर पाओगे। इशारा समझ रहे हो? ये नोट गिनने का इशारा है। यूं अगर करते रहे, एक टाइम बना लीजिए बेटे। ऐप्स को हमने बनाया है, ऐप ने हमें नहीं बनाया। कैसे हम किसी ऐप के गुलाम हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, आज वक्त की डिमांड है, आपको करना चाहिए सारी चीजें, लेकिन अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर बना के रखना है। ठीक है? ये खतरनाक बात आप देख ही रहे होंगे। देखिए, पहले एमपॉक्स, रिसेंटली विच कंट्री हैज कंफर्म द एमपॉक्स वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड अफ्रीका? एमपॉक्स, जैसे पहले चिकन पॉक्स बीमारी होती थी गांव में, उसे छोटी माता बड़ी माता कह के भी जानते होंगे लोग। अब ये एमपॉक्स को WHO ने फिर से थ्रेटन्ड जारी कर दिया। WHO ने वार्निंग जारी कर दी है। और इसका जो पहला जो यूरोप से, अफ्रीका से बाहर जो इसका पहला मामला है वो स्वीडन में मिला है। क्या है एमपॉक्स? एमपॉक्स से गले में दिक्कत होगी, बुखार होएगा, और दाने दाने हो जाएंगे हाथों पे और पैरों के नीचे दाने हो जाएंगे। जैसे पहले गांव में बोलते थे माता निकल गई इसके। तो एमपॉक्स का क्योंकि ट्रीटमेंट अभी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, एक अलग तरह का वायरस, तो भारत, ये अफ्रीका में मिला है पहला केस, तो स्वीडन में ये मिला है। तो यहां पे फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? हेलेंस्की हो जाएगी। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, डोंट फॉरगेट दिस। केबीसी में 50 लाख के लिए अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा था, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? क्योंकि ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा यूएसए के नजदीक दिखाई देता है मैप में, लेकिन यूएसए का अधिकार नहीं है। ठीक है? तो ग्रीनलैंड के ऊपर बताइए, नॉर्वे का अधिकार है या स्वीडन का अधिकार है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है? चाइना की राजधानी बीजिंग, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से ये। और इस क्वेश्चन के बाद, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, अगर आपको लगता हो कि आज की वीडियो में धुआंधार जानकारी आपको मिली और आपके लिए ये बहुत शानदार क्लास रही, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं आपको कमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी कमेंट अगली क्लास का रोड मैप तैयार कर देती है कि बच्चों को क्या बताना है या उनसे क्या पूछना है। तो किस हाल ही में आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन से बना था आरबीआई, 1934 एक्ट, मर्केंटाइल बैंक एस सुकुमारन नायर को बनाया गया है इसका नया चीफ। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको चीजें समझ में आई होंगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, मैं आरआईएमसी के फॉर्म आए हुए हैं,
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के इस समय फॉर्म आए हुए हैं। RIMC एकमात्र स्कूल है, मैं आपको बता दूं, देहरादून में, और इसमें दो टर्म में एग्जाम होता है। एक बार जून में पेपर होता है, एक बार दिसंबर में पेपर होता है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द 2 या 3 मिनट की वीडियो आपके पास आएगी। लेकिन होता क्या है कि गांव में, देहात में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को, हम खुद बता रहे हैं आपको, हम इतने बड़े गांव से आते हैं, लेकिन हमारे गांव में RIMC का लोगों को पता ही नहीं है। इतने टैलेंटेड बच्चे, 8वीं क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जाता है, और इतना बढ़िया एडमिशन प्रोसेस है। अगर एक बार बच्चे का एडमिशन हो गया तो बच्चे की लाइफ बन जाती है। RIMC देहरादून में, पेपर लखनऊ में होगा। इस समय फॉर्म आए हुए हैं, आप 30 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म को मंगाने की प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन नहीं भर सकते आप। पहले एक ड्राफ्ट 550 रुपए का बनाएंगे आप, RIMC देहरादून के नाम भेजेंगे, वहां से वो फॉर्म भेजेंगे, फिर आप भरेंगे, उसके बाद आप उसे अपने बच्चों को एग्जाम दिला सकते हैं। इस देश में जो सेना प्रमुख रहे, कई सेना प्रमुख RIMC से पढ़े हुए हैं। तो RIMC का बैच भी हम लोग शाम में चला रहे हैं। जैसा आपको पता है, सबको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, हम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित आधार क्लासेस और अशोका डिफेंस एकेडमी कोचिंग है। अशोका डिफेंस एकेडमी में हम NDA, CDS, FCAT, एयरफोर्स, RIMC सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी कराते हैं। और आधार क्लासेस में हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC CGL, CPO, CHSL, बैंक और NTPC, रेलवे के सारे एग्जाम, लेखपाल, टेट, सुपर टेट, CTET की तैयारी कराते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन से फ्री रहें। मुंह बना के पढ़ने से क्या हो जाएगा, इसलिए खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।